नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चुनावी दहलीज पर खड़े हरियाणा के लिए केंद्रीय बजट मिला जुला सा रहा है। भले ही सीधे तौर पर प्रदेश के लिए कोई बड़ी घोषणा न की गई हो, लेकिन केंद्रीय परियोजनाओं में हजारों करोड़ रुपए का बजट आएगा। 2014 के बाद जींद, भिवानी, नारनौल और फरीदाबाद में बने 4 मेडिकल कॉलेज में 4 नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित होंगे। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, लिहाजा केंद्रीय बजट से कृषि, डेयरी और मछली पालन पर खासा ध्यान रखा गया है। पहले की ही तरह सब्सिडी जारी रहेगी। बागवानी को बढ़ावा देने के साथ कृषि स्टार्टअप की नई स्कीम भी शुरू होगी। तो बजट में हरियाणा के 2 सुझावों को भी जगह मिली है। बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अकूर राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में पूंजी निवेश योजना के लिए विशेष सहायता जारी रखने की मांग, इसको माना गया है। इसके साथ ही RIDF की तर्ज पर UIDF की स्थापना का सुझाव भी दिया गया था। वित्त मंत्री ने इसको मानते हुए UIDF की स्थापना की घोषणा कर दी है। तो हरियाणा को क्या मिला है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी आज ये जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो सुझाव हरियाणा ने दिए उसको माना गया है। बजट में 1,30,000 करोड़ की राशि का जो प्रावधान है वो किया गया है और हरियाणा को इसका जो लाभ है वो मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो लगभग 8% है और चालू वित्त वर्ष का घाटा कम रहेगा। ये बात भी मुख्यमंत्री के द्वारा आज कही गई है। तो बजट, आम बजट जो पेश हुआ है उसमें हरियाणा को लाभ क्या हो रहा है, ये हम आपको ग्राफिक के जरिए भी बता रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय आप देखिए 2,75,000 रुपए है। ये अगर आप नेशनल रेशियो में देखेंगे तो हरियाणा की आय आपको काफी ज्यादा नजर आएगी। गोवर्धन स्कीम के लिए 3 जिलों में जो प्लांट्स हैं वो बनाए जाएंगे। केंद्रीय बजट में ऐलान इसका हुआ है। ये 3 जिले करनाल, पलवल, कुरुक्षेत्र। जब प्री बजट मीटिंग की थी तो उसमें कुछ सुझाव दिए थे। उसमें से 2 सुझाव जो है हमारे वो जो मान लिए गए हैं। एक तो जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF ये पहले से बना है, इसी तर्ज पर UIDF बनाया जाए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये बनाया जाए। तो इस बार वो मान लिया गया है कि उसको भी सस्ते ब्याज के ऊपर और इस फंड में भी कुछ पैसा शहरों के लिए दिया जाएगा ऐसा। और खास करके जो मध्यम दर्जे के और छोटे शहर हैं वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे, ये इसके लिए विशेष तौर पर और इसकी घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान की बात की गई है। इसको केंद्र और ज़रा इसको एनहांस करेगा और इस डिजिटल भुगतान में हम हरियाणा में यानी अकेले किसानों के खातों में 63,000 रुपये हमने डाला है पिछले 2 वर्ष में और इस अभियान में हम पहले से ही बहुत आगे हैं। 63,000 करोड़ पिछले 2 सालों में यानी 4 सीजन का जो पेमेंट है वो हमारा 63,000 करोड़ रुपया DBT के माध्यम से किसानों के खातों में गया है। किसान लगभग 10 लाख के आसपास किसान परिवार होंगे जिनको ये सब गया है। जॉब्स इस नाते से कैसे बढ़ें इसकी भी योजना केंद्र ने काफ़ी बनाई है। और एक अच्छा पहलू ये है कि बेरोजगारी की जो दर है जैसे बताई गई है, अर्बन की उसमें विशेष तौर पर बताई है, ग्रामीण का आंकड़ा तो इसमें नहीं दिया गया। जो जून 20 में 21% जो बेरोजगारी की दर शहरों की थी, स्वाभाविक है कोविड के समय वो एक बड़ी थी, एक जंप आया था बेरोजगारी में, लेकिन अब वो 7.2% अभी जो आंकी गई है। तो बेरोजगारी काफ़ी कम हुई है। और भी कैसे बेरोजगारी समाप्त हो, रोजगार कैसे ज़्यादा बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो बजट में योजनाएं की गई हैं। GST की कलेक्शन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है। हालांकि एक महीने में बीच में 1,66,000 करोड़ रुपये भी हो गई थी, लेकिन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपया चल रही है। और इसमें हरियाणा का भी एक अच्छा योगदान है। हरियाणा की जितनी GST कलेक्शन है वो नॉर्मल जो 14% है उससे भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रदेश का 14% इंक्रीज हो वो एक अच्छा प्रदेश माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। लेकिन हमारी 14 से अच्छी है प्रगति उसके इंक्रीज की। तो 25% हमारी ग्रोथ जो है एनुअल ग्रोथ। कैपिटल एक्सपेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो 16-17 में 2.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंसेस था और 22-23 जो पिछला वर्ष अब जा रहा है उसमें 7.3% सेंटर का बता रहा हूँ ये। और 23-24 का जो बजट है उसमें 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंस हो, इस प्रकार की योजना बनाई गई है। महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना ये शुरू की गई है। इसमें अब महिलाओं को
पहले 1 लाख रुपए की बचत पर ये लाभ मिलता था, अब 2 लाख रुपए की बचत के ऊपर लाभ मिलेगा, जिसका इंटरेस्ट 7.5% ये महिलाओं को मिलेगा। और इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की जो बचत खाता स्कीम है उसमें वो राशि भी 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए की गई है, जिसका इंटरेस्ट 8% होगा। तो ये भी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत। तो मुख्यमंत्री की बात को तो आपने सुना, लेकिन विपक्ष को यह बजट रास नहीं आया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बजट से हरियाणा को कोई लाभ नहीं हुआ है, हर योजना में कटौती की गई। फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो 2.25 लाख करोड़ से घटाकर 1.75 कर दिए। किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, बल्कि कोई एमएसपी का भी चर्चा नहीं किया। जो हम उम्मीद कर रहे थे भाई एमएसपी डिक्लेयर करेंगे, उसका कोई चर्चा नहीं किया। यूरिया पे जो सब्सिडी थी 1,54,00,000 जो इस पे यूरिया पे सब्सिडी थी वो घटाकर 1,31,00,000 कर दी। इसी प्रकार से जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो भी रिड्यूस कर दी, वो 71,000 करोड़ से घटाकर 44,000 करोड़ कर दी। इसमें 27,000 करोड़ की कमी की है। महंगाई के को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इसमें, ताकि महंगाई रुके। क्योंकि रसोई गैस पेट्रोल डीजल के दाम पर इस बजट में क्या असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ये कोई उसमें उनको कम करने का काम नहीं किया, कभी उनको जो है राहत देने की बात नहीं की। तो मेरा तो सवाल ये है कि हरियाणा को क्या मिला इस बजट में। हरियाणा में कोई इस बजट में कोई हरियाणा को लाभ नहीं है। कोई भी जो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे कि हरियाणा को राहत दें, कोई ऐसी राहत हरियाणा को नहीं। कर्जा जो है 10 लाख करोड़ से ज्यादा, तो ये 6 लाख करोड़, जो 6,12,000 करोड़ जो ब्याज और कर्जा देते थे, अब वो बढ़ के 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार से इसमें दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति जो है वो चिंताजनक हो गई है। इस बजट ने साफ जाहिर किया है 50 लाख करोड़ के बजट में कम से कम 11 लाख करोड़ ब्याज और तकरीबन 11 लाख ब्याज और कर्ज में निपटाने में लग जाएगा। तकरीबन 10.4 तकरीबन 11 लाख करोड़ उसमें लगेगा। तो चलिए, कुल मिलाकर के कल देश का आम बजट पेश किया गया। सत्ता पक्ष इसको देश के हित वाला और फायदे का बजट बता रहा है। आज मुख्यमंत्री ने भी बताया कि इससे हरियाणा को लाभ होने वाला है, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि हरियाणा के हाथ खाली हैं, हरियाणा को इससे क्या मिला है। आज हम भी यही समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आज की बड़ी बहस का, हरियाणा को केंद्रीय बजट से क्या मिला है, यह सवाल सबके जहन में है, क्योंकि जो बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं विपक्ष उसको नकार रहा है। दूसरा सवाल यह है, आरोप प्रत्यारोप से क्या वित्तीय घाटा कम हो जाएगा, क्योंकि वित्तीय घाटे यानी कि फिजिकल डेफिसिट की बार बार चर्चा हो रही है। तीसरा सवाल यह है, कर्ज को लेकर के जो सियासत हो रही है उसके मायने क्या हैं। हरियाणा में भी कर्ज लगातार बढ़ रहा है, इसको लगातार आपने देखा है कि उठाया गया है। भूपेंद्र हुड्डा इसको बार बार कहते रहे, आज भी जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो इन बातों का उन्होंने एक बार आप ये कह सकते हैं कि उल्लेख किया है। तो अब कुल मिलाकर के बजट पेश हुआ है, हरियाणा को क्या मिला है, विपक्ष के जो तमाम सवाल हैं और इसी को लेकर के जो अब जो जवाब हैं वो हम समझने की और तलाशने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। केसी भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केसी भाटिया जी, आपका भी स्वागत। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। और कुछ देर में एक अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी थोड़ा इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि यह सवाल लोगों के जहन में भी है। भूपेंद्र हुड्डा को भी अभी आप सुन रहे थे, वो भी ये कह रहे थे कि भाई हरियाणा को मिला क्या इस बजट से, थोड़ा इसको बताएं और समझाएं। देखिए, साधारण हरियाणवी आम नागरिक जिसको कहते हैं गांव का, जो बजट की बारीकियों को गहराई से नहीं समझता, वो ये सवाल करे कि जरा हमें तो बताइए हमें क्या मिला या मिलेगा, वो तो सवाल समझ में आता है और उसको उत्तर देना भी बनता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हों, सांसद रह चुके हों, अनेक बार विधायक बन गए हों, वे जब ये कहते हैं कि हरियाणा के हाथ खाली रह गए, हरियाणा को कुछ नहीं मिला, तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वे गंभीरता की राजनीति नहीं करते, गंभीर राजनीति नहीं करते।
ये ठीक उन्होंने इस तरह का जुमला बोला है जो वो पहले भी बोल चुके हैं। आपको ध्यान होगा, मुझे लगता है आपके चैनल पर पहले भी मैंने एक आध बार उसका जिक्र किया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2 बार स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मालूम है कि प्रदेश में कहाँ क्या खर्च हो रहा है, कहाँ क्या नया खड़ा हो रहा है, क्या नहीं हुआ, जानते हैं वो सच। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ना पता हो। इन मीडिया के सामने आकर प्रेस में वो इस तरह का बयान दे चुके हैं कि जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है, एक ईंट विकास के नाम पे नहीं लगी। अब इस मुहावरे का, इस उक्ति का, इस जुमले का अर्थ यह है कि सरकार आई ही नहीं, क्योंकि जो सरकार आई है, जो सरकार काम कर रही है, जो हजारों करोड़ रुपए के बजट को खर्च करती है प्रदेश की विकास पर, तरक्की पर, वो कुछ भी नहीं कर रही अगर उसने एक ईंट भी नहीं लगाया। तो जैसा वो एक ईंट भी कोनी लागी हरियाणा में, ठीक वैसा ही जुमला हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाटिया जी के नेताजी ने बोल दिया है कि हरियाणा के हाथ खाली रह गए हैं। देखिए, एक तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान केंद्रीय बजट का स्वरूप थोड़ा बदला है। एक बात हमको ये समझनी पड़ेगी, पहले क्या था, परंपरागत रूप से बजट में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, स्पेसिफिक स्थानों पर ये वहां होगा, ये वहां होगा, इसकी बहुत विस्तृत जानकारी साधारणतया आम बजट में हुआ करती थी। परंतु बीते कुछ वर्षों के दौरान बजट में मेजर आउटलाइंस, मोटा सा खाका, क्षेत्र अनुसार किस सेक्टर को, किस क्षेत्र को, किस डिपार्टमेंट को, किस मंत्रालय को, किस विभाग को कितना कितना पैसा किन किन योजनाओं में मिलने वाला है, इसका उल्लेख, पैसे के आवंटन का विवरण आम बजट में होता है। और जब लाखों करोड़ रुपए के बजट में कई कई हजार करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र के बजट में होता है, तो वो सारा पैसा मित्रवर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बड़े भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो पैसा राज्यों में ही लगना है। वो पैसा हरियाणा से लेके केरल, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, उन सब स्थानों पर वो पैसा बटेगा, लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार दूं। मान लीजिए सड़क परिवहन के लिए, हाईवेज के लिए भारी भरकम आउटले इस बजट में किया गया है, तो वे बजट कहीं केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के घर के आसपास नहीं बनने वाले। वे हाईवेज, वे एक्सप्रेसवेज हरियाणा में से होकर भी गुजरेंगे, कोई उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा, कोई हरियाणा को केरल से जोड़ता हुआ दिखेगा, कोई राजस्थान को हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश को जोड़ता हुआ दिखेगा और आगे असम तक जाएगा। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े या बड़े बड़े मंत्रालयों को बड़े बड़े आवंटन हुए हैं, उन सबका हरियाणा, उन सब में से हरियाणा का हिस्सा निश्चित तौर पर मिलेगा। रेलवे का इतना भारी एलोकेशन है, जब रेल चलेगी, जब रेल बनेगी, रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा, तो हम हरियाणा का हिस्सा नहीं, बिल्कुल ठीक बात है प्रोफेसर वेनेन चौहान जी। अगर इतना बड़ा बजट है और हर चीज में अगर आप हर सेक्टर वाइज अगर आप बजट दे रहे हैं, तो जाहिर है कि हरियाणा तो इस देश से बाहर नहीं है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। कोई आप मुझे ये बताइए, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ गए। एक वाक्य के बाद आगे बढ़ जाइएगा। केवल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे हरियाणा स्पेसिफिक इस तरह का कुछ नहीं है कि हरियाणा को ये दे दिया, वैसे उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक भी कुछ नहीं है, वैसे केरल स्पेसिफिक भी कुछ नहीं है। कोई इक्का दुक्का कोई प्रोजेक्ट होगा जिसमें कोई चीज होगी ही वहां जहां उसका उल्लेख हो। मान लीजिए श्री अन्न का एक्सीलेंस सेंटर हैदराबाद में मिलेट्स का सेंटर है, एक पहले से बना हुआ है, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है तो वहीं उसका जिक्र आ गया। अन्यथा जहां मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं, उनके साथ नर्सिंग कॉलेज अगर 157 बने हैं, तो हरियाणा में जो मेडिकल कॉलेज नए बने हैं 14 के बाद के, उनके साथ नर्सिंग कॉलेज आएंगे ना भाई साहब, ये ऑटोमेटिक है, ये अंडरस्टूड है। जानते हैं, लेकिन मैं इसका जवाब ले लूंगा। केसी भाटिया जैसे हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी जुड़ गए, अर्थशास्त्री। आकाश जी आपका भी स्वागत है। आकाश जी थोड़ा समझाएं बजट से मिला क्या, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, वहां से ये कहा जा रहा भाई हमारे स्टेट के हाथ तो खाली है, हरियाणा में भी यही बात कही गई। कैसे देखते हैं इस बजट को और क्या मिला है बजट से? देखिए, सबसे पहले तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की मैं पूरी इज्जत करता हूं। आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, आई एम एन इकोनॉमिस्ट। सबसे पहले तो पूरी ह्यूमिलिटी के साथ मैं एक चीज जो है सबमिशन सबके सामने रखना चाहूंगा
बजट जो हमारी फाइनेंशियल एक्सरसाइज है उसके अंदर स्टेट वाइज एलोकेशन या डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन का किसी तरह का कोई प्रोविजन या कॉन्सेप्ट नहीं है। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया इकोनॉमी को देखता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी। नाउ जस्ट अलाउ मी टू गिव एन एग्जांपल। जी जी जी। कैपेक्स ग्रोथ 10 लाख करोड़ का कैपेक्स, अब उसमें रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, एनर्जी बहुत कुछ। अब आज एक एग्जांपल लीजिए, इफ अ ह्यूज प्लांट has to be put near Ghaziabad, now what happens is the electricity, it's not going to be perhaps supplied to UP, the electricity may be supplied perhaps to Punjab, to Haryana, to Rajasthan. So if there's a huge plant which is going to be put in Sahibabad or Ghaziabad, how do I assume that it is meant for UP? The electricity could be purchased by Haryana State Electricity Board or a company which is distributing electricity in Delhi or Punjab or J&K. इसलिए जो है उस तरीके से इसको बांटना जो है मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, ये बजट क्या देगा। आज जो है कैपेक्स ग्रोथ से क्या है, सबसे पहले ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हर व्यक्ति को मिलेगी। और हरियाणा मेरी प्यारी स्टेट आज की तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से। उसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम जो है एक्यूज नहीं कर सकते। आज क्या है, हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल रिसेशन का समय है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो अभी 7% जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है। यूएस वर्ल्ड की रोल मॉडल इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, मात्र 3% जीडीपी ग्रोथ। उसके बाद आ जाइए यूके एंड जर्मनी, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस समय कंट्री वाइड 8% है ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से। इस कैपेक्स से पैन इंडिया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वो कहीं ना कहीं, चाहे वो यूथ हरियाणा का है, चाहे केरला का है, चाहे असम का है। मैं तो एक चीज जानता हूं, हो सकता है कि जी आप जो स्टैटिस्टिक रख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग तो पॉलिटिकल पार्टीज को जब सुनते हैं, मुझे थोड़ा बताएं ना, क्योंकि आप तो बेहतर इकोनॉमिक को समझेंगे और आप बेहतर बताएंगे। देश की वित्तीय हालत खराब है, देश के अंदर स्थितियां सही नहीं है, डाटा या जो आंकड़े हैं उसको कहीं फेच किया जा रहा है, इस तरह के जो आरोप लगाते हैं, क्या मैं इसको सिर्फ पॉलिटिकली मान के चलूं? सेहत अच्छी है हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी? जी, मैं उसके लिए कुछ डेटा देना चाहूंगा आपको, और डेटा आपके सामने है। आज आकाश जिंदल या akashjindal.in ग्लोबल एजेंसीज आर सेइंग दैट बाय 2027 इंडिया वुड बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। Further, global agencies are saying by 2035, India would be a $10 trillion economy. IMF और ग्लोबल एजेंसीज कहती हैं जब दुनिया रिसेशन में गई पिछले साल बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया वाज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। 7% की जीडीपी ग्रोथ हमने एग्जिबिट की और 6 से 6.8% की जीडीपी ग्रोथ अगले साल भी, इस साल जो है एग्जिबिट करने वाले हैं। और आपको बताऊं, बड़ी इकोनॉमीज में देखें, यूएस जैसी इकोनॉमी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, जर्मनी, यूके, सारा डेटा मैंने आपको बताया। अब छोटी इकोनॉमीज पे आ जाए, श्रीलंका के क्या हाल हुए हैं, कितने शोध मैंने किए हैं, मैं नहीं भूलता, आपके चैनल पे भी बहुत किए हैं। पाकिस्तान के हालात क्या है। अब बांग्लादेश, इसकी एग्जांपल दी जाती थी, बांग्लादेश को भी आईएमएफ को अप्रोच करना पड़ गया बिकॉज बांग्लादेश में भी ह्यूज डेफिसिट आ गया, उनकी करेंसी प्लंज कर गई है, फॉरेक्स रिजर्व डाउन चले गए हैं, 13 घंटे बिजली नहीं आ रही। तो मैंने छोटे मुल्कों का एग्जांपल भी दे दिया आपको, बड़े मुल्कों का एग्जांपल भी दे दिया। और जिस भाई को मेरे डेटा पे शक हो, मैं पूरा डेटा अपने साथ अपने लैपटॉप पे लेके बैठा हूं। इफ समबडी वांट्स मी टू मेक कैलकुलेशंस, उनको पूरी कैलकुलेशंस जो है ग्लोबल एजेंसीज के प्रूफ उनके सामने पूरे सम्मान के साथ रखूंगा। तो इंडिया इज गोइंग स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दिस हेडविंड्स आल्सो। हाँ, इस बजट में एक मेरा सुझाव है रूलिंग पार्टी को, जहां कुछ कमी रह गई, इन्होंने इनकम जनरेशन को बढ़ाया है। 10 सेकंड और लूंगा। वही इनकम जनरेशन बहुत अच्छी चीज है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, डेफिसिट रिडक्शन होगी। इन्फ्लेशन रिडक्शन के लिए मैंने तमाम नेशनल चैनल पे कहा है, अभी भी मैं रूलिंग पार्टी को अपील करूंगा कि पेट्रोल डीजल पे एक्साइज को थोड़ा कम किया जाए। उससे क्या होगा, एक तो इन्फ्लेशन कम होगी, ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। दूसरा, किसान भाई हमारे अन्नदाता को रिलीफ मिलेगा बिकॉज डीजल इज वेरी रेलिवेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट फॉर आवर एग्रीकल्चरिस्ट ब्रदर। और पेट्रोल के रेट भी सस्ते होंगे तो कम्यूटर्स को बोले। अदरवाइज मैंने 10 में से इसको कल तमाम चैनल्स पे 9.5 नंबर दिए हैं, एंड आई कैन प्रूव यू विद डेटा एंड सब्सटेंशिएट व्हाई आई हैव गिवन 9.5 आउट ऑफ 10।
ठीक है आकाश जी, अब आप जो बात कह रहे हैं उसको तो मुझे लगता है मानना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पॉलिटिकल बातें होंगी और उस पर मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूँ। केसी भाटिया जी, क्यों निराशा हो रही है? क्योंकि इकोनॉमिस्ट भी समझा रहे हैं भाई ठीक है, वीरेंद्र चौहान जी तो उनकी पार्टी, वो तो कहेंगे कि अच्छा है, लेकिन बजट से निराशा क्यों है आपको? और हरियाणा को मिलेगा जो फंड एलोकेट किए गए उसमें हरियाणा ऐसा थोड़ी ना कि स्किप हो जाएगा। क्यों आपको लग रहा है कि हरियाणा के हाथ खाली हैं? देखिए, आकाश जी जो बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, न्यूट्रल होके बोलूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वीरेंद्र जी ने बोला, जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने बोला, जो मोदी जी बोल रहे हैं, जो निर्मला सीतारमन बोल रही है, उसी टोन में ये बात कर रहे थे, उसी तरह से बोल रहे थे। सरकार के बजट को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। 9.5 से तो मुझे तो लगता था कि ये जिस तरह से बात इन्होंने शुरू की है कि ये 11 नंबर देने वाले हैं 10 में से, इन्होंने 9.5। चलो कोई बात पॉइंट्स बताइए ना केसी भाटिया जी, आपको क्यों लग देखिए, रहा है? हाँ, भाई मैं तो पॉइंट्स बता रहा हूँ, आंकड़ों के साथ आपके बात को काटेंगे। हाँ बताइए, सुनिए मेरी बात, सुनिए जी जी। अभी वीरेंद्र जी ने एक बात की कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा 9 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा को इस बजट में कुछ नहीं मिला। तो इन्होंने गोल गोल घुमा के उसको कहा जी वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा। एलोकेशन स्टेट वाइज नहीं है। अगर एलोकेशन स्टेट वाइज नहीं है बजट की, तो यूपी के मुख्यमंत्री अभी टीवी के ऊपर कह रहे थे कि यूपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उसमें। अभी हमारे मुख्यमंत्री चौधरी, क्या नाम, हमारे एमएल खट्टर साहब भी कह रहे थे कि हरियाणा को उससे फायदा मिलेगा। हरियाणा को एक तो चीज बनवा दे, इससे फायदा मिलेगा। मनरेगा से थोड़ा बहुत मजदूर को फायदा मिल सकता था, उन्होंने 73,000 की बजाय 60,000 करोड़ रुपए कर दिया। नहीं, लेकिन केसी भाटिया जी फिर आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है, अगर मैं आपकी बात पर ही रहूं, जो बात आपने कहा कि अभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा कुछ कह रहे थे, तो मुझे बताइए ऐसा क्या इस बजट के अंदर है जो यूपी को ज्यादा मिल गया, हरियाणा को नहीं मिला? क्या मिला है यूपी? देखिए, पहले मैं भी ऐसा क्या अलग स्पेसिफिक क्या मिला है यूपी को? ऐसा क्या दे दिया यूपी को कि वहां रोड ज्यादा दे दी, वहां पर स्कूल कॉलेजेस ज्यादा दे दिए, वहां पर ऐसा क्या दे दिया अलग से जो बजट में आपने देख लिया हम लोग नहीं देख पाए? देखिए, मैं रोड्स की बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि चलिए केसी भाटिया जी, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ पा रही है, कुछ कनेक्शन की शायद प्रॉब्लम है। दोबारा से मैं आपका रुक करूंगा, मैं आपका रुक। हाँ केसी भाटिया जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए केसी भाटिया जी से शायद मेरा संपर्क टूट गया। पंजेटा जी, आपका रिएक्शन चाह रहा हूं कि आप भी कहां से बजट में से कौन सा इन्होंने एलोकेशन कर दी जिससे 25,000 किलोमीटर सरकार, भारत सरकार सड़कें बनाई? ऐसे नहीं, कुछ नहीं होता। इन्होंने किसान के लिए कहा थी, हमने 30 लाख करोड़ रुपए किसान को दे दिए। 20 लाख 18.5 लाख करोड़ रुपए का पहले बजट था जो क्रेडिट देने के लिए, उधार देने के लिए था। किसान की पिछले 6 सालों में 58% कर्जा उसके ऊपर बढ़ गया। एक किसान का 15% इनकम उसकी कम हो गई। इन्होंने डीजल पे कम किया। नहीं ठीक है, चलिए ये बात आपने सारी बात सही कही। आपने कहा कि किसान के लिए किसान निराश हुआ, नौजवान निराश हुआ, ये सब सही है। हरियाणा को कुछ नहीं मिला, अगर ऐसा कहेंगे तो ऐसे तो हर स्टेट कहेगा कि भाई स्पेसिफिकली हमें क्या मिला, हमको जरा बता दीजिए। पंजेटा जी, क्या आप भी इसी स्टैंड पर हैं? नहीं ठीक है, आपकी इस बात का मैं जवाब लूंगा ना कि नौजवान के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है। पंजेटा जी, क्या आप भी इसी स्टैंड पर, आपको लगता है कि हरियाणा के हाथ खाली हैं? देखिए आयुष जी, जो स्टेट्स को अपना जीएसटी का भी जो कंपोनेंट है जो वो मिलता है, वो तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम 50 साल का हमसे लोन ले लीजिए इंटरेस्ट फ्री। वो तक तो सरकार कह रही है लोन पे लेने के लिए। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस एक वर्ड होता है जो सुनाओ, जिसमें 16,467,000 करोड़ का अभी पीछे आंध्रा, गोवा, मणिपुर, नागालैंड को भी मिला था। स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस होते हैं, बिहार ने भी पीछे डिमांड की थी, उसको उतना नहीं मिल पाया। हाँ, ये जरूर सेंटर देती है। हाँ, दूसरा अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है अगर हम देखें इसमें, तो वो ये देखने वाली है कि 10.2% जीडीपी का जो हम एक कर्ज की रेशियो निकालते हैं, यूनियन गवर्नमेंट का जो डेट होता है, वो पिछले साल 49.1% था, जो अभी बढ़ के 59.3% हो गया है। दूसरा, अभी हमारे को देखना, मैं सीधा एक किसान पे आता हूँ, फिर हम टेक्निकल और बात करेंगे। किसान से जुड़ी हुई चीजें जो हैं, वो सरकार ने एग्रीकल्चर, कृषि का जो बजट है उसको कम किया। उसके बाद जो पीएम किसान योजना है 13% कम किया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 12% कम किया। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 31 से 32% कम किया। उसके बाद कृषि उन्नति है, वो है प्रोग्राम, उसे 2% कम किया। एक PSS MIS करके जो प्राइस सपोर्ट और मार्केट इंटरवेंशन की है, उसे तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। एक PM आशा थी जिसका बजट काफी ज्यादा पिछले साल रखा गया था, कई हजार करोड़ था, फिर उसको घटा के 1500 करोड़ किया और इस साल उसको कर दिया खत्म। PM आशा योजना क्या है? PM आशा योजना है MSP को जो इंश्योर करती है, उसकी योजना MSP के लिए, वो इन्होंने कम कर दिया। उसके बाद FCI की सब्सिडी तो ये लगातार घटाते चले आ रहे हैं और इस बार इन्होंने 32% तक उसको कम करने का काम किया। मनरेगा को 32.9% कम करने का काम किया। लेकिन पंजेटा जी, ये तो स्पेसिफिकली आप एक एक स्कीम की बात कर रहे हैं कि उस मद में इन्होंने कम कर दिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कृषि का बजट, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उसमें तो बढ़ोतरी है। अगर पिछली बार ये 1.24 करोड़ था तो इस बार ये 1.25 लाख करोड़ है। इस बार तो बढ़ाया तो है, इस बार किसी स्पेसिफिक योजना में कम कर दिया, ये बात सही है। 144 से ऊपर था लाइट को, आप टोटल कंबाइंड देखें, इसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। इस साल इन्होंने कृषि का बजट कम किया है, वो रिड्यूस हुआ है। और बात मेरी ये है कि पहले किसान की आय तो हो, आय दुगनी की तो हम बात तब करेंगे, उसकी पहले आय तो बनाओ। आप उसकी लागत बढ़ाई जा रहे हो। यहाँ पे एक अर्थशास्त्री बैठे हैं जिनको एकदम यकायक किसान की याद आई कि किसान की NSS से होगी रिपोर्ट क्या कहती है, 27 रुपए प्रतिदिन उसकी आय है, और आप उसकी आय नहीं है तो आप उसको दुगनी क्या करोगे? क्या आप उसको 27 को दुगना करना चाहते हो क्या? पहले उसकी एक रिस्पेक्टेबल, आप जिस हिसाब से, या तो लिंक कर दो जिस हिसाब से आप फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाते जा रहे हैं, उसके साथ लिंक कीजिए। आपने हर चीज पे GST लगा दिया, आपने आटे, दाल, चावल, सब दही, दूध, सब पे तो GST लगा दिया। तो यहाँ अगर किसान को लेके आप FCI है, FCI क्या करती है? FCI जो है वो किसान का अनाज खरीदती है, FCI की इन्होंने वो कम कर दी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है फर्टिलाइजर। आगे आने वाले अप्रैल से आप देखना, आने वाले समय में जिस हिसाब से लाखों करोड़ किसान के फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम की, आगे खाद के दाम भी बढ़ेंगे। इसका मतलब आप सारी तो किसान को मार रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही पंजेटा जी। देखिए आपने भी, क्योंकि 9.5 नंबर जो दिए आकाश जिंदल जी ने, वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे। आप ये भी यही बात कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि इन विषयों में मैं इनसे 10 में से 20 की उम्मीद कर रहा था, इन्होंने पता नहीं वो 0.50 क्यों काट लिया। चलिए ठीक है, अब ठीक है पंजेटा जी, ठीक है, आपका स्टैंड आ गया, ठीक है। वीरेंद्र प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, एक तो किसान, नौजवान, बेरोजगारी, इन विषयों पर फिर से ये बजट आके केंद्रित हो गया कि आपने इनके साथ धोखा किया, बजट एलोकेशंस कम कर रहे हैं आप। देखिए, अगर तो आंकड़ों में ये गोलमोड़ घुमा के रजत जी सच्चाई को, उसका चेहरा, उसका स्वरूप बदलवाना चाहते हैं तो वो तो बदलने वाला नहीं है। ये इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो पैनलिस्ट हैं, उनके बार ये सवाल उठा के कि आप 10 में से 20 नंबर क्यों नहीं दे जाते, ये तथ्यों को अगर बदलने की सोचते हैं तो बदलेंगे नहीं। देखिए तथ्य ये है, आपकी बात में नहीं बोला, मैं बिल्कुल भी नहीं बोला। आपने जो बोला वो सब मैंने सुना, बिल्कुल शांत होकर। मुझे विनम्रता से ये कहना है कि कांग्रेस, राहुल गांधी या दूसरे प्रतिपक्षी दल कितना ही रोएं, चिल्लाएं, हमारी वाली बोली में कहते हैं जिज्जाएं, कितना भी हल्ला कर लें, क्या ये तथ्य बदलेगा कि भारत कोविड की महामारी को मुठभेड़ में परास्त करके, धराशायी करके प्री पेंडेमिक ग्रोथ रेट पर वापस आ गया है? ये काम दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो 30 मार खा, तुर्रम खा अपने आप को कहती थी और आज भी कहती है, आज भी नहीं कर पाई। ये मैं नहीं कह रहा, IMF कह रहा है कि आज इंडिया मेजर इकोनॉमीज में, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसका ये पेस आने वाले दिनों में मेंटेन रहने वाला है। ये कागज की बात नहीं है, ये भाषण की बात नहीं है, ये
तथ्य है जिसे आप नकार नहीं सकते हैं। ये इंटरनेशनल एजेंसीज ने माना है कि कोविड से रिकवरी के मामले में भारत के लोगों ने, लेकिन उससे क्या होगा वीरेंद्र चौहान जी? यही तो विपक्ष का सवाल है कि आईएमएफ कुछ भी कह रहा हो, उससे कुछ नहीं। अब भाई किसान को सब्सिडी देते नहीं, आप उसको एमएसपी देते नहीं, महंगाई आपने बढ़ा दी, अब आईएमएफ कुछ भी प्रेडिक्ट करता है। मेरी बात पूरी तो नहीं हुई ना, मेरी बात तो पूरी नहीं हुई अभी, मेरी बात तो पूरी नहीं हुई ना रजत जी, मेरी बात पंजेटा जी एक सेकंड, पंजेटा जी मुझे भी आता था बीच में बोलना, पंजेटा जी मुझे आपकी बारी में बोलना बखूबी आता है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। नहीं पंजेटा जी एक सेकंड में जवाब देता हूँ। पंजेटा जी मैं जवाब देता हूँ भाई, उधर से जवाब आएगा ना भाई, बजट इन्होंने पेश किया, जवाब यही देंगे कि नहीं? मेरा उत्तर देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, देश के 80 करोड़ नागरिकों को सरकार ने कोविड के संकट काल में निशुल्क भोजन दिया और अनाज दिया, और अगले साल भी वो मिलता रहेगा, इसका ऐलान बजट में कर दिया गया। उसके बावजूद सारा विपक्ष लगातार चिल्लाता रहा कि देश तो भूखमरी के चक्रव्यूह में फंस गया है, लोग भूखों मर रहे हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन अनाज दिया, व्यवस्था से दिया, बीच में लुटेरे लूट ना पाए अनाज को, ये डिजिटल व्यवस्था करके दिया। इस सच्चाई को कैसे नकारेंगे? 11.5 करोड़ किसानों को, मेरे मित्रों, सरकार ने नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली से अंगूठे उंगली से एक बटन दबाने के साथ ही लगातार हम नियमित अंतराल पर किसान सम्मान निधि पूरी की पूरी पहुंचा रहे हैं, और आप नकार रहे किसान के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी सरकार ने इसी कार्यकाल में यह भी सुनिश्चित किया कि लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिया जाए देश के किसान को। वो मिल रहा है, हमको दाम ही देना है ना किसान को, हम दे रहे हैं ना, और हम अब व्यापारी को नहीं दे रहे उसके पैसे, हम किसान के खाते में सीधे भेज रहे हैं, बीच में कोई उसमें गड़बड़ झाला ना कर पाए, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। तो किसान को दाम मिल रहा है, पहले से अधिक फसलों को हम एमएसपी के दायरे में लाए हैं ना, तो हम सब कुछ व्यवस्थाएं किसान के लिए कर रहे हैं। हाँ, प्रतिपक्षी क्योंकि जनता के बीच में हमारे जमे हुए विश्वास को डिगा नहीं पा रहे, इसलिए वो केवल और केवल रुदाली कर रहे हैं, ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिन सवालों का कोई अर्थ नहीं रहता। मैं आपको अर्थव्यवस्था का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताता हूं। फिस्कल डेफिसिट लगातार पिछले 3 वर्षों के दौरान, ग्राफिक आपको भेज सकता हूं, ग्राफिक्स भेज सकता हूं, देश की अर्थव्यवस्था में फिस्कल डेफिसिट लगातार कम हो रहा है, और हमने उसको मर्यादा में रखने में सफलता हासिल की है। एक और सवाल करता हूं मैं, पॉलिटिकल सवाल है। हम पर यह आरोप लगाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा महंगाई को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया, तेल के दाम इतने बढ़ गए उतने बढ़ गए। भाई साहब, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी केसी भाटिया जी, कुछ बचे कुचे राज्य हैं आपके पास भी जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। आपको अगर लगता है कि तेल के दामों के कारण लोगों को संकट हो रहा है, तो वो एक राज्य बता दीजिए जहां की राज्य सरकार ने अपने हिस्से का, जो उन्होंने राज्य का कर लगाया हुआ है पेट्रोल डीजल पर, उसको घटा करके सीधी राहत दे दी हो किसान को या साधारण नागरिकों को। या एक ऐसा अवसर बता दीजिए जब कांग्रेस की स्टेट्स की तरफ से जीएसटी काउंसिल में आकर यह कहा गया हो कि तेल के दामों के कारण गड़बड़ हो रही है, भाई साहब चलिए जीएसटी काउंसिल साहब इस जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को भी लेके आते हैं। वहां कुछ और कहेंगे, हकीकत कुछ और होगी, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए कुछ भी हल्ला करेंगे। एक अंतिम वाक्य, जब देश में 10,000 एग्री बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनेंगे, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा को बाहर रख के नहीं बनेंगे। जैसे देश में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने का ऐलान किया गया था, तो मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में, मेरे जिले में और पूरे हरियाणा में भी उनमें से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बनी हैं। अगर देश में हर राज्य में एक यूनिटी मॉल बनाने का प्रस्ताव केंद्र ने किया है, तो एक हरियाणा को भी पक्के तौर पे मिलेगा। इसी तरह से सड़क, रेल,
शिक्षा के क्षेत्र में जो एलोकेशन हुई है उस सबका लाभ हरियाणा को भी मिलने वाला है। आप जी, ये कुल कह मिला- करके आप ठीक है, मैं समझ गया आपका कहना है, ये पॉलिटिकल राजनीतिक दरिद्रता का परिचय मत दीजिए, ठीक है, चलिए। थोड़ा सा दिल बड़ा जिंदल- कीजिए, सच बोलना शुरू करिए। जिंदल जी अगर न्यूट्रल होकर के विश्लेषण करेंगे 9.5 नंबर देंगे तो भाई आप तो ऐसा ही बोल रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हो। अब ये अगर इसको 0 नंबर दे देंगे तो खुश हो जाएंगे केसी भाटिया जी, फिर न्यूट्रल मान लेंगे। चलिए जिंदल जी, न्यूट्रल होने का अगर पैमाना बोलूंगा, केसी भाटिया जी, जिंदल रजत जी अपनी ने बात बोला पहले है, जिंदल जी की बोलूंगा अपनी बार में। जिंदल जी 5 नंबर देते वो न्यूट्रल था। जी जी ये कोई बात हुई? भला हाथ में रटका दो भाई। चलिए जिंदल जी आपने 5 नंबर क्यों नहीं दिए और 9.5 क्यों दे रहे हैं, थोड़ा समझाइए भाई, न्यूट्रल कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने सभी रिस्पेक्टेबल कुलीग्स को बताना चाहूंगा, जो भी पॉइंट आकाश जिंदल आपके सामने रखेगा वो डेटा देगा, और वो डेटा अगर मेरे मित्र को किसी को भी उस डेटा पे डाउट है तो प्लीज आस्क मी द सोर्स। मैं अभी का अभी मेरे मित्र आपको हाथ जोड़ के उसका सोर्स दूंगा कि वेयर हैव आई गॉट द डेटा फ्रॉम, ठीक है ना। तो जो डेटा को जो है प्लीज, इफ यू डोंट अग्री विद माय डेटा तो गिव मी अ काउंटर डेटा। इफ योर डेटा इज बेटर देन मी एंड माय डेटा इज नॉट ऑथेंटिक, मैं उसी टाइम कंसीड करूंगा। अभी हमारे एक मित्र ने बात की कि आटा, दाल, चावल तीनों के तीनों जीएसटी में आ गए हैं। मैं पूरे विद ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट कहना चाहूंगा उनको, इन तीनों में से कोई भी किसी के ऊपर भी जीएसटी अभी तक लिविएबल नहीं हुआ। और जीएसटी काउंसिल इज नॉट ओनली बीइंग रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें सेंट्रल भी है, स्टेट्स भी है, स्टेट्स के भी वोट है, तो ये इन तीनों पे कोई है। अब उसके बाद आ जाती है 10 लाख करोड़ का जो कैपेक्स है। अभी तक मैं पूरे मिशन पे लगा हुआ हूं कि मुझे उस कैपेक्स की डिटेल्स या फाइनल प्रिंट आ जाए। अभी तक आई हैव बीन टोल्ड कि उसकी डिटेल्स अभी आएंगी, कौन से हाईवेज हैं, कहां पे एनर्जी है। अगर मेरे किसी मित्र तीनों में से किसी के पास आ गई हैं तो प्लीज गिव इट टू मी। तो अगर उसमें कोई स्टेट वाइज एलोकेशन आ रहा है कि किसी स्टेट में कम है तो डेफिनेटली आई चेंज माय व्यू, बट अभी तक उसकी डिटेल्स आई नहीं है। जहां तक मुझे पता है वो डिटेल्स आने में अभी बहुत वक्त लगना है। अभी एक ओवरऑल प्लान किया गया है। अब एक चीज मैं विद ड्यू रिगार्ड्स पूछना चाहूंगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसपे बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज गोइंग टू बी बिल्ड। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस लिए होगा कि इंडस्ट्रियल गुड्स दिल्ली से लेके मुंबई तक पोर्ट तक जा सके, पोर्ट कनेक्टिविटी मिल सके, लैंडलॉक्ड स्टेट्स जो है वो जो है उसका फायदा उठा सके। क्या ऐसा नहीं होगा कि जो सामान सोनीपत में बनेगा, बहादुरगढ़ में बनेगा, रोहतक में बनेगा, गुड़गांव में बनेगा, वो सामान जो है डीएमआईसी जहां से शुरू होगा वहां से ट्रेवल होकर मुंबई के पोर्ट तक नहीं पहुंचेगा। तो वो कॉरिडोर ऐसा है कि प्राइमरीली जो है उन स्टेट से निकल रहा है, और हरियाणा का जो 80% कंपोनेंट है वो कहीं भी उसे टच नहीं करता। बट मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं हरियाणा के प्रोड्यूसर्स के लिए इट्स गोइंग टू बी अ मिरेकल। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट अमृतसर कोलकाता दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दैट अगेन इज गोइंग टू हैव मिरेकलस इंपैक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ हरियाणा। तो उसमें कहां पे जो है डाउट की बात आ रही है। अब आप आ जाएं 7 लाख की जो नील इनकम टैक्स किया गया है न्यू टैक्स रिजीम में, उसमें क्या है, मिडिल क्लास के पास देयर वुड बी लॉट ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ मिडिल क्लास, एंड मिडिल क्लास वुड गो आउट एंड बाय। Once they go out and buy, I can give you data which can be substantiated right now that even if a motorcycle of 75,000 rupees is being bought through EMI, through that money, so many people would get jobs. Manufacturer, dealer, supplier, insurer, banker, the person who is going to repair that, कितने लेवल पे जॉब जनरेट होंगी। जितना टैक्स सरकार इनकम टैक्स पे फोरगो कर रही है उससे कहीं ज्यादा टैक्स जो है आप जीएसटी और इनकम टैक्स के थ्रू जोड़ लेंगे। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको उसको डेटा दे सकता हूं कैलकुलेट करके, अगर आप काउंट करना चाहें तो जरूर करें। तो मेरा ये कहने का मतलब है यहां पे जीडीपी ग्रोथ तो फास्टेस्ट सही है, डेफिसिट को भी हम आगे चल के प्लग कर पाएंगे। अभी जो डेफिसिट है मैं 5.9 को आइडियल डेफिसिट नहीं मानता, बीजेपी कुछ भी कहे, बट जो रोड मैप और जो विजन ये पार्टी लेके चल, जो ये सरकार लेके चल रही है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट जो ग्लोबल आइडियल क्या होना चाहिए, मतलब आप पे ये मान रहे हैं ना कि फिर ये तो नहीं होना चाहिए, भले बीजेपी की अपनी गवर्नमेंट है तो वो तो बताएंगे क्या होना चाहिए फिर। जी 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 बिल्कुल, आइडियल सिनेरियो में जो डेफिसिट है वो 2.8% के आसपास होना चाहिए। लेकिन क्या है, 3 साल में 2 साल कोरोना देखा है हमने, पिछले साल रशिया यूक्रेन वॉर देखी है जिसमें सारी इकोनॉमीज कहीं ना कहीं जो है इंपैक्ट में आई है, बड़ी भी छोटी भी। आज तक, आज से 3-4 दिन पहले तक कहा जाता था कि जी बांग्लादेश हमसे आगे कैसे चल रहा है, लेकिन अब आपको बता दूं
अगेन वो भी डेटा के साथ, बांग्लादेश हैज अप्रोच्ड IMF बिकॉज बांग्लादेश में आज हालात ये हैं कि उनका जो है फॉरेक्स का लेवल बहुत फॉल कर गया, करंट अकाउंट डेफिसिट उनका बहुत वाइड हो गया है, करेंसी उनकी फॉल कर गई है। और इंडिया का डेटा दे रहा हूं अगेन, अभी आप नेट पे अपने मोबाइल पे चेक कीजिए, प्लीज डोंट ट्रस्ट माय मोबाइल, $572 बिलियन अभी स्पेसिफिकली एक आंसर और चाह रहा हूं मैं कि एग्रीकल्चर को क्या मिला, क्योंकि किसान की सबसे ज्यादा चर्चा होती है और हमेशा होती है, क्या मिला है? देखिए, किसान को जो मिला है, किसान उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करता था, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे किसान को बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से कैपेक्स के अंदर इरिगेशन का आउटले होगा, तो इरिगेशन से उसका आउटपुट जो है बढ़ेगा। दूसरा, कनेक्टिविटी से वो मार्केट प्राइस जो है अपनी जो उसका प्रोडक्ट है वो रियलाइज कर पाएगा। कनेक्टिविटी से कहीं ना कहीं एग्रो इंडस्ट्री के थ्रू एक्सपोर्ट लिंक से भी जो है किसान को जो है पैसे की कमाई बढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसान भाई का फायदा जरूर होगा, बट वो फायदे के लिए कन्वेंशनल मीन्स ना यूज करके अनकन्वेंशनल मीन यूज करके किसान भाई का फायदा किया जाएगा, उसकी आउटपुट बढ़ेगी और इसमें और होगा। लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म है ना, अभी तो किसान को राहत के तौर पे फौरी तौर पर तो कुछ नहीं दिख रहा, इसमें तो समय लगेगा ना। देखिए, वो मेरे हिसाब से हम सबकी ड्यूटी है कि किसान भाई को ये कम्युनिकेट करें कि क्या सीधी सॉप्स देनी है या उसकी इनकम लेवल को बढ़ाना है, वो हमारी ड्यूटी है। पहले भी किसानों को लेके एक बिल आया था, हालांकि वो मैं अगर बात करूंगा तो वील गेट इनटू अनदर कंट्रोवर्सी, बट वहां भी मेरे हिसाब से किसानों को कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं किया गया। बट अभी भी इस बजट को इफ इट इज कम्युनिकेटेड वेल टू आवर एग्रीकल्चरिस्ट, दे विल आल्सो। चलिए अब पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं। केसी भाटिया जी 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 मेरे को दे दो देखिए, 10 सेकंड पहले आ रहा हूं पंजेटा जी, केसी भाटिया जी की बात कंप्लीट। हाँ देखिए, पहली तो बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो विजन वाली बात कर रहे हैं, अमृत काल का इन्होंने नाम दिया। अमृत काल जो 25 साल, आने वाले 25 साल के लिए बता रहे हैं। आज किसान को, मजदूर को, बेरोजगार को आज मदद की जरूरत है। और ये हमारे भाई साहब ये आकाश जी कह रहे हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आ गई है। अगर वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आ गई है तो वो उसकी इन्होंने कैलकुलेशन जो की है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले लोग हैं ज्यादा उनके ज्यादा गया है और 30-40% बाकी पूरे इंडिया के पास। तो अगर इकोनॉमी बढ़ी है इंडिया की, तो हमारा रुपया 82 के ऊपर क्यों खड़ा हुआ है डॉलर के मुकाबले में? उसमें फर्क क्यों नहीं आया? किसान को उसका फायदा क्यों नहीं मिला? मजदूर को फायदा क्यों नहीं मिला? तो ये इस तरह से छलावे वाला ये दिखा के, इन्होंने नंबर गेम दिखा के, हमारे नेता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे प्रदेश को इसमें किसी बात का फायदा नहीं हुआ, बजट से एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। अगर ये वाकई इन्होंने बजट में कोई एलोकेशन की है जो इनके बीजेपी वालों के कान में बता दिया, ये अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कान में बता दिया हम आपको इतना बजट देने जा रहे हैं, और खट्टर साहब के कान में बता दिया, तो जनता को मूर्ख क्यों बना रहे? जनता को क्यों नहीं बता रहे? ये पार्लियामेंट में भी इसकी डिस्कशन होनी है, लोकसभा में, राज्यसभा में डिस्कशन होनी है बात के ऊपर। तो बजट को अगर पेश करना है तो पहले बजट की पूरी तैयारी करो। पहले आपने वो दिखा दिया हम ये करेंगे वो करेंगे, और एलोकेशन आप बाद में बंद कमरे में बैठ के एलोकेशन करेंगे उस बात की। तो ऐसे बजट का क्या फायदा? हम ये कहते हैं कि बजट ऐसा होना चाहिए, आप पार्लियामेंट में भी लाइव दिखा रहे हो, आप टीवी के अंदर, मीडिया के अंदर भी दिखा रहे हो, अखबारों में भी दिखा रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे कि करेंगे क्या हम हरियाणा के लिए। हरियाणा का कितना पैसा किस उसके लिए एलोकेट किया उसका नहीं बताएंगे ये। वो कहते हैं उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर इंतजार करना पड़ेगा तो फिर ना तो ये टीवी में देने की जरूरत है, ना अखबारों में देने की जरूरत, ना लोकसभा की कार्रवाई अखबार में उसमें दिखाने की जरूरत है। आप पहले उसकी तैयारी कर लीजिए, उसके बाद लोगों को बता देना आप। तो ये खाली सपना दिखा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं सपना दिखाने वाला बजट है, हरियाणा को मिल नहीं रहा, आप फिर अभी उस स्टैंड पर ही हैं। पंजेटा जी जी देखिए आयुष जी, मैं आरबीआई गवर्नर से इनको ऊपर नहीं मानता, जो भी अर्ज करते हैं। उनकी हाल ही में एक स्टेटमेंट आई थी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी की, कि आने वाला टाइम में इंडिया की वर्स्ट इन्फ्लेशन, जो अभी तक इससे बुरी इन्फ्लेशन हमने नहीं देखी होगी, वर्थ ग्रोथ और आगे करेंसी क्राइसिस रहेंगे और इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो बढ़ेंगे। लेटेस्ट है वो आप निकाल के देखिए। हाँ, उसके बाद हमारा 154.31 लाख करोड़ का कर्ज था,
15 लाख करोड़ हमने कर्ज और ले लिया है। एमएसएमई में हमारा कितना डेट आया है वो किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक बात कही, एक बात और मैं इसके साथ जोड़ दूं, हमारा जो है हाई करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कि आपको भी पता है आगे इकोनॉमी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। हमारा फिजिकल डेफिसिट भी बहुत हाई है। होल सेल प्राइस इंडेक्स हमारा ऑल टाइम हाई है। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 42% अब 42 साल के आसपास 8 पॉइंट समथिंग है, जो 42 साल से ऊपर की हमारी इन्फ्लेशन है। रूरल इन्फ्लेशन हमारे देश के अंदर है, हरियाणा के अंदर तो लगातार नंबर 1 पे बना हुआ है। जॉब्स ही नहीं मिल रही है। हाल ही में गूगल ने 18,000 जॉब्स निकाली है, फिलिप्स ने निकाल दिया छटनी, फिलिप्स ने 6,000, अमेजोन ने 16,000 जॉब्स की लोग छटनी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि आने वाले समय, और मुझे आप जो स्टैटिस्टिक्स लेते हैं वो मुझे भी पता है, इसी में आ गया होगा कहां से आप स्टैट्स उठाते हैं अपने और कहां से वो सारा का सारा अवेलेबल आता है। हमारे पास भी बहुत है। हमारी हालत आज ब्राजील के आसपास है, अगर आपके पास वो पुराना आंकड़ा है जो आप लेते आ रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि बजट से प्रोडक्शन बढ़ेगी। अभी अर्थशास्त्री खेती करने लग गए। अरे भैया, प्रोडक्शन बढ़ेगी, टाइम पे खाद मिलेगी किसान को, प्रोडक्शन बढ़ेगी, अच्छा बीज मिलेगा किसान को, प्रोडक्शन किसान की बढ़ेगी। हाँ, अनकन्वेंशनल वो भी करने के लिए तैयार है, लेकिन आप डीजल कहां से कम करें? क्या देंगे सब्सिडी डीजल के ऊपर? क्या किसान को कर्ज की कोई बात करी? एक ले लो पैकेज। आपने एनपीए को रिकवर करने के लिए कुछ किया? 10 लाख करोड़ अमीरों का भट्टा खाता में डाल दिया। आप किसान के ऊपर से उसके कर्ज का बोझ कम कर दो। अरे सिर्फ टीवी में बैठ के अर्थशास्त्री बोल रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिनको खेती का ना ख पता है ना त पता, जिनको आज तक ये नहीं पता कि 4 बीमारियां बता दो गन्ने में होने वाली। अरे आपको पता है कि पिछले क्यों दाना क्यों छोटा हुआ? आपको पता है गेहूं का पिछली बारी कि कितनी प्रोडक्शन घटी? आपको पता है इस बार गन्ने में बीमारी आई है? आपको पता है? किसान कुदरत की मार फिर झेलता है, किसानों को धरने लगाने पड़ते हैं मुआवजे के लिए भी। सरसों में बीमारी है। चलिए ठीक है, अब मुझे लगता है कि हम लोगों को जनता पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिसको लाभ देने के लिए बजट लाया गया उसको कितना लाभ मिलता है ये तो वही तय कर देगी। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बजट पेश हो चुका है, सबके अपने एतराज हैं, लेकिन देखना यह है कि इस बजट से आम जनता को आखिर मिलता क्या है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।